हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई-कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स, आयकर भारत में जेम्स विल्सन ने सन 1860 में भारत में एक पहला बजट पेश किया। जेम्स विल्सन ने आज ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मशहूर बैंक की स्थापना की थी। इसके साथ ही जेम्स विल्सन दुनिया के मशहूर आर्थिक पत्रिका दी इकोनॉमिस्ट के संस्थापक थे। आयकर की विशेषताएं। प्रत्यक्ष आयकर विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा केंद्रीय कर, तीसरा कुल आय पर कर, चौथा कर मुक्त सीमा, पांचवा प्रगति कर की दरें, छठवां अधिभार, सातवां स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, आठवां है कर भार, नौवां है प्रशासन, दसवां है आयकर की राशि का बंटवारा। आयकर लगाने की विधि। करदाता की कुल आय कर योग्य की गणना उसकी निवासी स्थान के आधार पर 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। पहला वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यापार तथा पेशे से आय, चौथा है पूंजी लाभ, पांचवा है अन्य साधनों से आय। कर निर्धारण वर्ष 2020 के लिए आयकर की गणना। पहला व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों का समुदाय के लिए आयकर की दरें। इसमें यह आएगा सामान्य दरें, अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111A में वर्णित, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहली आदि को छोड़कर। पहला वरिष्ठ नागरिक, भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष से अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है। प्रथम 3 लाख पर शून्य लगेगा, 2 लाख पर 20%, अगले 5 लाख पर 20%, शेष आय पर 30%। दूसरा अति वरिष्ठ नागरिक, भारत में जिसमें निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष या अधिक हो, मतलब वो 80 साल से अधिक हो, उसे प्रथम पर 5 लाख रुपए पर शून्य लगेगा, अगले 5 लाख पर 20%, शेष आय पर 30%। तीसरा है एक व्यक्ति की दशा में पुरुष या महिला हो, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के समूह एवं व्यक्तियों का संघ। प्रथम 2.5 लाख पर शून्य लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पर 20%, अन्य आय पर 30%। अधिभार सरचार्ज। पहला एक व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आयु 5 लाख से अधिक है किंतु 1 करोड़ से कम है, आयकर पर 10% की दर से अधिभार लगेगा। दूसरा एक व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आय 1 करोड़ से अधिक है किंतु 2 करोड़ से कम है, आयकर पर 15% की दर से अधिभार लगेगा। तीसरा एक व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आयु 2 करोड़ से अधिक है किंतु 5 करोड़ से कम है, आयकर पर 25% टैक्स लगेगा। चौथा एक व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आयु 5 करोड़ से अधिक है
आयकर 37% लगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि 5 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25% लगेगा, और 5 करोड़ से अधिक है तो उस पर 37% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आपका आएगा सीमांत राहत, मार्जिनल रिलीफ। पहला, यदि कुल आय 50 लाख से अधिक है परंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो अधिभार सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। दूसरा है, यदि कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है परंतु 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो अधिभार 1 करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि इस आय से अधिक नहीं होगी। तीसरा है, यदि कुल आय 2 करोड़ से अधिक है परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं है तो अधिभार सहित इस आय से अधिक नहीं होगी। चौथा है, यदि कुल आय 5 करोड़ से अधिक है तो कर की राशि अधिभार सहित 5 करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि इस आय से अधिक नहीं होगी। मतलब कहने का है कि जो आपका 50 लाख है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएगा तो मतलब 50 लाख से मान लो 53 लाख है, 53 लाख से मतलब कितना है 5, मतलब 50 से 3 अधिक है तो 3 लाख पर आपको 30% निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 30% से जो आएगा उसमें सरचार्ज जोड़ देंगे और 3 लाख घटा देंगे तो मार्जिनल रिलीफ निकल जाएगा। महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसमें आएगा। पहला, ये आय, इनकम। यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर आय पर ही लगता है। आयकर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आय में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला, लाभ। दूसरा, लाभांश। तीसरा, अनुलाभ। चौथा, भत्ता। पाँचवा, पूंजी लाभ। छठवां, व्यापार तथा पेशे से लाभ। सातवां, लॉटरी व इनाम। वास्तव में आय का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है जो निश्चित साधनों से प्राप्त होती है, अर्थात आय का स्रोत अवश्य होना चाहिए, जैसे वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार से पैसे से आय, पूंजी लाभ से आय, अन्य साधनों से आय। नेक्स्ट आपका आएगा आय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें। पहला, आय कानूनी ढंग से या गैर कानूनी ढंग से कमाया गया हो। दूसरा, आय सदैव बाहर से प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, आय आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा में ही हो। नेक्स्ट है, आय अस्थायी हो या अस्थायी हो। पांचवा, आय प्राप्त हो या प्राप्य हो। छठवां है, यदि किसी व्यक्ति के आय पर कानूनी रूप से किसी दायित्व का भार लगाया गया है तो इतनी राशि उसकी आय नहीं मानी जाएगी। धर्मादा गौशाला आय नहीं है। आठवां है, बचत आय नहीं है। नौवां है, क्षतिग्रस्त से मिला पैसा आय नहीं है। नेक्स्ट आएगा सकल कुल आय। सकल कुल आय से आशय करदाता के विभिन्न साधनों के कर की आय को प्राप्त करना है जो निम्न प्रकार हैं। पहला, वेतन से आय। दूसरा, मकान संपत्ति से आय। तीसरा, व्यापार तथा पेशे से आय। चौथा है, पूंजी लाभ से आय। पांचवा है, अन्य साधनों से लाभ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है सकल कुल आय में आयकर आशय आयकर अधिनियम के अंतर्गत शीर्षक के सकल आय में से उसी शीर्षक की स्वीकृति कटौती को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे सकल आय कहते हैं, जिसमें 80 धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ घटाई गई हैं उसे हम टोटल इनकम बोलते हैं, मतलब कुल आय। कुल आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 के अनुसार सकल कुल आय में धारा 80C से 80U तक की कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि शेष आती है वह कुल आय अथवा कर योग्य आय कहलाती है। इस आय पर ही कर का गणना की जाती है। कुल आय को 10 के गुणक में राउंड अप किया जाता है।
सकल आय और कुल आय में अंतर। सकल कुल आय और कुल आय में अंतर। पहला, सकल कुल आय पर कर नहीं लगाया जाता है। कुल आय पर निर्धारित दर से कर लगाया जाता है। दूसरा है, सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकती है। कुल आय सकल आय के बराबर या कम हो सकती है। तीसरा है, सकल कुल आय को राउंड अप नहीं किया जाता है। कुल आय को 10 के गुणक में राउंड अप किया जाता है। चौथा है, सकल कुल आय विभिन्न शीर्षकों वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार तथा पैसे से आय, पूंजी तथा अन्य साधनों से आय के स्रोत के योग को कहते हैं। सकल कुल आय में धारा 80C 80U तक की कटौतियाँ घटाकर जो शेष आती है उसे कुल आय कहते हैं। सकल कुल आय में कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता है। 5000 से अधिक कृषि आय होने पर कुल आय में पृथक से कृषि आय जोड़कर निकाला जाता है। तत्पश्चात कृषि आय पर कर की छूट निर्धारित की जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब